हाँ हाँ, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हमने रेडियस वेलोसिटी ऑफ बोर्स मॉडल हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी दो टाइप की होती है, हमको पता है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इसमें दोनों टाइप की एनर्जी हो सकती है। कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रिवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन। ठीक है ना। सो पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस, आपको पता है फॉर्मूला उसका होता है k q1 q2 अपॉन r। पता है आपको ये फॉर्मूला? पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमको न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, बिकॉज ये जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, सो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो k q1, तो आपका k तो आपका 1/4πε0 हो जाएगा। q1 हो गया आपका Ze, q2 हो गया -e बिकॉज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -e, एंड अपॉन r, r मीन्स रेडियस, ये आपका rn हो जाएगा। ओके, तो इससे मिलेगा माइनस साइन माइनस k Ze² अपॉन r। माइनस साइन इसको इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है दोनों के बीच में वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे कि आपको पता है कि mv² अपॉन r फॉर द सर्कुलर मोशन। आपको पता है कि इन द सर्कुलर मोशन द attractive force between charges k q1 q2 upon r square, the necessary centripetal force is provided by this electrostatic force k q1 q2 upon r square। तो k Ze e upon rn square which is equal to mv² upon r। ये जो हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर किया था उसके अंदर भी एग्जैक्टली आपको यही चीज बताई थी। ठीक है ना। तो अब आप इसको इस इक्वेशन में देखो, r से एक सिंगल r कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देने से आपको क्या बनेगा, k Ze² अपॉन 2rn, ये बनेगा फॉर्मूला। ये कैपिटल K जो है काइनेटिक एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, एंड स्मॉल k आपका 1/4πε0 को इंडिकेट कर रहा है। तो k Ze² अपॉन 2rn। अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए बच्चों, ये k Ze² अपॉन rn हो गया, ये k Ze² अपॉन 2rn हो गया, अपॉन में 2rn। तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है। उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सो दैट इज वाई यहाँ पर मोड का साइन यूज किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बताइएगा कि ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी इस रिवॉल्यूशन में? पोटेंशियल एनर्जी आपको ज्यादा मिलेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी x हुई तो काइनेटिक एनर्जी आपकी x/2 हो जाएगी। ओके, सो दैट इज वाई अगर आपको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों एनर्जी को ऐड करोगे। तो इसको और इसको आपको ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो देखो क्या मिलता है, एनर्जी इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हमने वैल्यू को प्लेस कर दिया है, k Ze² अपॉन 2rn, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो अभी हमने ऊपर बताया था, एंड k Ze² अपॉन rn, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो आप देखोगे इसके अंदर इसको सॉल्व करोगे तो ये हाफ हुआ और ये 1 हुआ, तो माइनस हाफ आपका बन जाएगा। तो माइनस 1/4πε0 Ze² अपॉन 2rn। तो इसमें देखो बच्चों टोटल एनर्जी के अंदर ये नेगेटिव साइन आपको मिल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव है। जब दोनों को ऐड किया तो अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर में नेगेटिव साइन मिला। तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी में बच्चों? कोई बता सकता है इसका आंसर? इन नेगेटिव साइन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी वो इंडिकेट करता है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है, बट इन द टोटल एनर्जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में नेगेटिव साइन आपको मिलता है, बता सकते हो कोई बच्चा? So electrons bounded and nucleus हाँ, length. वेरी गुड। द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का पार्ट तो कम है और पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा है, तो इसका मतलब हो गया कि टोटल एनर्जी में आपको नेगेटिव पार्ट मिलता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, इसका मतलब ये हो गया। एंड प्लानिटरी सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो भी सन से बाउंड होते हैं, वो उसकी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आप उसको एक्सटर्नल एनर्जी ना दें। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास से रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। रेडियस का फॉर्मूला जो हमने ऊपर सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया था, इस रेडियस के फॉर्मूला को आप इस काइनेटिक एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में जब प्लेस करोगे, फिर मैथमेटिक पार्ट होगा वो आप करके देखिएगा, तो फाइनली हमको मिलेगा इसका आंसर। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आप करके इसको सॉल्व करने की आपको कोशिश करिएगा। माइनस एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, और इसमें इसमें अब ये आंसर मिला। अब हमने इसमें क्या किया है, हमने सी एच से मल्टीप्लाई किया और सी एच से डिवाइड कर दिया, तो अपॉन में देखिएगा सी है नहीं तो सी आपका इंट्रोड्यूस हो गया, एच स्क्वायर था और यहाँ पे एच क्यूब हो गया। हमने ऐसा क्यों किया है बच्चों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया? कोई बच्चा बता सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया इसके अंदर? आंसर इसी के नीचे ही है, देखो ये हमने इसलिए किया बिकॉज जो ब्रैकेट वाली जो क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड आर इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। पता है आपको रिडबर्ग कांस्टेंट के बारे में? जब Yes, इलेक्ट्रॉन, sir. हाँ जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ऑर्बिट को चेंज करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो आपको रिडबर्ग कांस्टेंट और उस फॉर्मूला का यूज करके आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। तो इस सारी ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आपका फाइनली ये जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इस, Excuse me, sir. हाँ बताइए। सर मैंने जो पढ़ा था उसमें ये था कि जो टोटल एनर्जी होता है वो नेगेटिव, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी से डबल का नेगेटिव होता है, इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डबल होता है। हाँ वही तो है ना, ये है ना। सर आपने साफ बता, नहीं नहीं, आपने गलत देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स होगी तो वो डबल काइनेट, होगी सर, टोटल एनर्जी की डबल होगी। हाँ वो भी है, देखो कैसे डबल है, देखो इधर ये इसका फॉर्मूला देखो, ये किसका फॉर्मूला है? टोटल एनर्जी का। तो टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमने ये किया है। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी में देखो माइनस के जेड डी स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। अब दोनों को कंपेयर करिए, काइनेटिक एनर्जी क्या है? के जेड डी स्क्वायर अपॉन 2 आर एन। तो इसका मतलब अब मैं तीनों का रिलेशन लिखता हूँ, ई इज फॉर द टोटल एनर्जी, क्लियर, विच इज इक्वल टू अगर ये यहाँ पे के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर एन है, तो जो तुमने बताया था कि काइनेट, और यहाँ माइनस पे 2 के ई, माइनस 2 के ई। 2 के ई लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है क्या इधर? और फिर इज इक्वल्स टू 2 सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, 2 पोटेंशियल एनर्जी ऐसा। देखो, हाँ वो भी ठीक है। देखो इसके अंदर दोनों फॉर्मूला को आप कंपेयर करेंगे, दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे, तीनों फॉर्मूला को अगर कंपेयर करें तो आप इनका रेशियो ले लीजिए। देखो ई टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ई तो आपका टोटल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, इन तीनों का रेशियो आप बता सकते हो? ये काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख देता हूँ, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख देता हूँ।
E फॉर टोटल एनर्जी। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर तीनों का रेशियो आप बता सकते हो। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, बता सकते हो? रेशियो निकाल सकते हो तीनों का? रेशियो तो देखो आप इसमें से अगर इसका 1 लिखा लिखा काइनेटिक एनर्जी 1 हुआ, काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका हाफ। ओके, और वो पॉजिटिव ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिएगा आपका क्या होगा, -1। देखो यहाँ पे हाफ आया तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ से लिख दिया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी -1 और टोटल एनर्जी -12। ये समझ में आया बच्चों आपको? तीनों का रेशियो यस ले तो सर। हाँ, तीनों अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भले ही चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने से आपको क्या मिलेगा कि ये तो -1 हो गया, ये 1 हो गया और ये -2 हो गया। ठीक है ना? तो ये रिलेशन मिल रहा है जो तुम बता रही हो पूजा। ठीक है ना? तो अब बताओ जो तुम बोल रही हो वो आंसर इसमें है या नहीं है? यस सर है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जीज आर इक्वल बट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव। ये देखो, और फिर हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये भी ठीक है इस रिलेशन से। और इसका रिलेशन भी आप देख लो। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो इस रेशियो से आप बता सकते हो कि कौन सा क्या रिलेशन है। ठीक है ना? तो जो तो पढ़ा है वो भी ठीक है तुमने। चलो इसमें आगे बढ़े बच्चों। यस सर। हाँ, तो हमने बताया था R इज फॉर द रिडबर्ग कांस्टेंट CH एंड R CH को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मतलब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना आपका वैल्यू मिलेगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन En इज इक्वल टू -13.6 Z² अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो Z इज इक्वल टू क्या होगा फॉर द हाइड्रोजन एटम 1। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एन आपका भी 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी होगी -13.6 एंड सिमिलरली अगर आपको सेकेंड ऑर्बिट के अंदर कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम के लिए तो उसके लिए भी Z इज इक्वल टू 1 होगा बट n आपका 2 हो जाएगा। तो आपको n स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको मिलेगा 3.4। ओके, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी ऑर्बिट के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एटम के लिए आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखिएगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर -7 होता है तो इसको भले भूल जाइए आप 10 टू द पावर 7 इस वैल्यू को याद रखिएगा रिडबर्ग कांस्टेंट की। ठीक है, अब कुछ आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पता है आपको क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, बता सकते हो बच्चा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये। सर वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती हाँ, है। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही चीज है कि वैलेंस या किसी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको इनफाइनाइट पे भेजना है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर फेंक देना है। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमको यूज करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सिंपल सा इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 Z² अपॉन n²। अच्छा, इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है?
अगर इनफाइनाइट वाला पॉइंट हो गया वो जीरो हो जाएगी। तो हमको एग्जैक्टली हमको क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है कि चेंज ऑफ द एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। टोटल एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द चेंज ऑफ द एनर्जी इन एनर्जी एट इनफाइनाइट माइनस एनर्जी इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो आपको प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी इसकी एनर्जी है, और एनर्जी तो नेगेटिव है, तो उतनी ही आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या किसी भी फॉर्म में दे देनी है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सो टोटल एनर्जी तो आपको माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, तो उतनी ही आपको एनर्जी देनी है पॉजिटिव एनर्जी, सो दैट वो इनफाइनाइट पे चला जाए। तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये चीज? यस सर। हाँ, प्लस साइन याद रखना है इसके अंदर। और सिमिलरली अगर आपको अगर हम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो दोनों को 1 कर दीजिए, जेड को भी 1 कर दीजिए, एन को भी 1 कर दीजिए, तो 13.6 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले तो ये हो गया कि अगर आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसका मतलब हो गया कि आप सिंपली इसका यूज कर सकते हो कि ये जो 13.6 से जो वोल्ट होगा, मतलब आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा 13.6 से वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड और द आयोनाइजेशन एनर्जी, बट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग हो गया कि इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से निकाल के उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट करने की जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि दो ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी, दो एनर्जी लेवल के अंदर जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उनका डिफरेंस आप निकाल लीजिए, तो आपको एक्साइटेशन एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है ना। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। शोभा, बहुत लेट से ज्वाइन किया तुमने, बहुत सारी चीज तो निकल गई। और बाइंडिंग एनर्जी अगेन वही चीज है कि इलेक्ट्रॉन को उसमें बाउंड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता है। तो एग्जैक्ट जो मैंने बताया था, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू दी टोटल एनर्जी। ओके। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब भी अगर हम उल्टे तरीके से सोचें तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये होता है कि बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता सकते हो बच्चों कोई? जैसे सपोज करिएगा कि एक किसी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग ये होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के आपको, इस सिस्टम को तोड़ के आपको इनफाइनाइट पे ले जाना है। तो एग्जैक्टली दिस इज द सेम केस ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ के एक ऑर्बिट में से उसको इनफाइनाइट पे ले जाना है या उसको सिस्टम को ब्रेक करना है, जिसकी जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी अगेन आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एनर्जी का ट्रांजिशन की बात करते हैं। कि बोर ने ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने से वो किसी भी टाइप की एनर्जी का एमिशन नहीं करता, बट जब इलेक्ट्रॉन अपनी डिफरेंट एनर्जी लेवल से जंप करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो फिर वो एनर्जी फोटॉन्स का ट्रांसमिशन करता है। तो वही हमको कैलकुलेट करना है। सपोज E2 इज द फाइनल एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल, E1 इज द लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ से जब वो जंप करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीपीटी तुम्हारा नेट कनेक्शन स्लो चल रहा होगा, बाकी सबको तो दिख रही है ना? यस सर। हाँ, नेट कनेक्शन शो, यस सर। हाँ नेट कनेक्शन स्लो होगा, इस वजह से नहीं दिख रहा। ठीक है। अच्छा, दिख रहा है तो बताओ, जिस जिसको दिख रहा है। तो मैंने ये चेक क्या चीज है? सर E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू H न्यू। हाँ, E2 माइनस, हाँ H न्यू। ओके, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H न्यू। तो एनर्जी अगर E2 इज अ हायर एनर्जी लेवल, E1 इज अ लोअर एनर्जी लेवल, तो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू
एच न्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया कि आपको फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं कि हमको अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी के फोटोन निकलेंगे, कितनी वेवलेंथ के फोटोन निकलेंगे, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं E2 एंड E1। तब उसी फॉर्मूला को, ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने बताया था, ये वाला, इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं हम आगे, ठीक है ना। माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो E2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, तो माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, एंड माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया आपको बच्चों। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो होती है। आपको चेंज ऑफ द एनर्जी आप कैलकुलेट कर रहे हो टू एनर्जी लेवल के बीच में। ओके, फिर आपने क्या किया है, आर सी एच जेड स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया, आर सी एच जेड स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव टर्म है एन वन स्क्वायर वाली, तो ये पहले आ जाएगी, और एन टू स्क्वायर वाली नेगेटिव टर्म बाद में आपने लिख दिया है। ओके, एंड आर सी एच की वैल्यू अगेन 13.6 होती है, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन, और इधर क्या क्या चल रहा है, इधर चेंज ऑफ द एनर्जी चल रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो चेंज ऑफ द एनर्जी 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है, चेंज ऑफ द एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, and so that is why frequency is equal to change of the energy divided by h। तो E2 minus E1 divided by h, तो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में आप डिवाइडेड बाय h करोगे तो h से h कैंसिल हो गया, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आर सी ओनली जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ओके, एंड अगेन नेक्स्ट अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ होता है आपका सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये चीज पता है आपको, बहुत बेसिक सी चीज है, ऑप्टिक्स में ही पढ़ी होगी आपने। C is equal to nu lambda. C is a speed of light or the speed of photon, because photons are moves in the speed of light, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करते हैं। तो आपका 1 अपॉन सी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, आप न्यू की वैल्यू आप इसमें प्लेस करिए, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C बाई लैम्डा, ठीक है ना, ये C बाई लैम्डा। तो यहाँ पे देखिएगा C बाई लैम्डा आपने प्लेस किया न्यू की वैल्यू, तो C इसमें, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका वेवलेंथ की फॉर्म में ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये याद रखिएगा, वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम या जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तब इतना वो एनर्जी लेवल, इतना वेवलेंथ के फोटोन को वो इमिट करेगा। क्लियर हुआ बच्चों ये चीज आपको? यस सर। हाँ, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब N1 N2 बताइए क्या होगा, ये हो गया E2। E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है, ओके, और E1 जो है लोअर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जंप कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका N2 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट से सेकंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो N आपका 2 हो जाएगा और N1 आपका 1 हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो आपका N2 आपका 5 हो जाएगा और N1 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी लेवल के लिए आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से है, ये तो आपका जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि सपोज करो कि कुछ सीबीएसई में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मैं कुछ एनर्जी लेवल बना देता हूँ
और इसको 1 लिख देता हूँ, 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि N2 अगर आपका 5 हुआ, ये आपका N2 अगर आपका 5 हुआ और N1 अगर आपका 2 हुआ, तो कितनी एनर्जी लेवल बन सकते हैं इनके बीच में ट्रांजिशन में। तो उनके जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो होगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5 से 2 में वो कितने तरीके से आ सकता है। देखो 5 से 2 में कितने तरीके से आ सकता है। एक तो सीधा ही आ गया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो वो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बना सकता है। जितने भी ट्रांजिशन होगी है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो आपका 5 से 2 में जंप किया तो एक ही हो गया, दूसरा इस तरह से जंप किया तो दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से बन सकती है, तीसरी इस तरह से बन सकती है और चौथी इस तरह से बन सकती है। और बताओ कैसे बन सकती है। एक ये भी ट्रांजिशन हो सकता है। और क्या, और कोई छूटा है। तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस कर दोगे ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो n की वैल्यू आप 5 प्लेस करो, n2 की वैल्यू 5 प्लेस करें और n1 की वैल्यू अगर हम 2 प्लेस करें तो आप कैलकुलेट करके बताओ कितना मिलेगा आंसर इसका। So 6. 6। तो टोटल 6 हो गई क्या, या कोई एक ट्रांजिशन छूटा हुआ है अभी। एक ट्रांजिशन ये वाला छूटा हुआ है। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ 6 से स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज आपको। इस फॉर्मूला का यूज करके टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप बता सकते हो ट्रांजिशन से। ओके। और सिमिलरली अगर आपका हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, मतलब n इज इक्वल टू 1 में आता है, तो आप ये फॉर्मूला आप सिंपल सा सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो, n इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू 1 प्लेस करके। ठीक है ना। जैसे फिफ्थ से इलेक्ट्रॉन जो है 1 में अगर ट्रांजिट करता है, 2 में किया तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 3 में किया तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट n इज इक्वल टू 1 में अगर ट्रांजिशन होता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे 5 में से 1 में आया तो 5 माइनस 1 तो आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें 10 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। क्लियर हो गया बच्चों आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिफ्थ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में आता है तो फिफ्थ एनर्जी लेवल्स बनेंगे, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। तो इसको आप याद रखिएगा। ओके बच्चों, अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं इस चैप्टर की, दैट इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल लाइन कैसे बनती है मैंने बता दिया। स्पेक्ट्रल लाइन बनती है जब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करते हैं तो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। तो अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका स्पेक्ट्रम किस तरह से बनता है। ठीक है ना। तो अब देखो मेनली हमारे पास 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम हमको मिलेगी हाइड्रोजन के लिए। उनके नेम आप याद रखिएगा, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड। ठीक है ना। आपको पता है ये चीज बच्चों, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। केमिस्ट्री का ही पार्ट है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेंगे। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड। और लाइमन सीरीज कब बनती है। लाइमन सीरीज तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन जो होगा हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 या ग्राउंड स्टेट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है तो लाइमन सीरीज बनती है। बार्मर सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो हायर एनर्जी लेवल से किस में होगा, बार्मर सीरीज के लिए सेकंड सेल में, सेकंड सेल। हाँ सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर जब वो ट्रांजिट करेगा। और पास्चन थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर, ब्रैकेट फोर्थ एनर्जी लेवल एंड फुंड फिफ्थ एनर्जी लेवल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो वो बनेगा। इस डायग्राम को आप देखिएगा, देखो देख पा रहे हो, मैंने जूम किया है क्लियरली। देखो बच्चों कि ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। तो ये जो है
ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है या फर्स्ट एनर्जी लेवल है। इसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल। ओके, और ये जो है इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। सेकंड आप देखिएगा ये n इज इक्वल टू 2, ये जो शेल है, ये एनर्जी लेवल है, वो n इज इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सीधा इसमें जंप करता है तो आपको बार्मर सीरीज मिलती है। ओके, और इस सेकंड ऑर्बिट को, सेकंड एनर्जी लेवल को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड। हाँ, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जरूर बोल रहे हैं। तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट, उसके लिए n इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए n इज इक्वल टू आपका 2 होगा, याद रखिएगा। और ये क्या है? पास्चन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू 3। ऑर्बिट में जब जंप करता है तो आपको पास्चन बनता है, सिमिलरली ब्रैकेट एंड फुंड बनेगा। तो इस पास्चन सीरीज को बोलते हैं कि थर्ड, और क्या बोलोगे? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और इसके लिए n इज इक्वल टू कितना होगा? इसके लिए n इज इक्वल टू आपका होगा 3, ठीक है ना? इसके लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, बट इसको बोलेंगे हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से चलेगा ये। ओके, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एनर्जी लेवल की बात करेंगे। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस स्पेक्ट्रम को आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। ये आपका n इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका एनर्जी लेवल हम बना रहे हैं। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, और ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 2 to 1, फिर 3 to 1। तो ये जो सीरीज होगी ये आपकी लाइमन सीरीज होगी। इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने, राइट हैंड साइड के अंदर एनर्जी लेवल की बात करी है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपकी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये कहाँ से मिली हमको? ये मिली इस फॉर्मूला से जो हमने आपको बताया था। 13.6 इज इक्वल 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट किया है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और इस फॉर्मूला में z इज इक्वल टू 1, ये किसके लिए है? z इज इक्वल टू 1 फॉर द हाइड्रोजन एटम। सो इसके लिए z इज इक्वल टू 1 हमने प्लेस किया है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू आपको 2 होगा। तो आपको 2 स्क्वायर 13.6 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो माइनस 3.4 आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों आपको? यस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान रखिएगा। और फिर आप ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो कॉरेस्पॉन्डिंग टू पास्चन सीरीज होगा। तो इसके लिए n इज इक्वल टू कितना होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए? n इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है ना? तो सिमिलरली आप वैल्यू को प्लेस करते जाओगे तो आपको पूरी ये एनर्जी लेवल आपको मिलते जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका इनका गैप आप देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, फिर सेकंड से थर्ड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, और जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो होगा एनर्जी का वो सेकंड n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 के बीच में ही है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइन कौन सा होगा, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइन कौन सा होगा। तो बच्चों इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें कि सबसे लंबी लाइन इस स्पेक्ट्रम में देख के बताइए कि सबसे बड़ी लाइन क्या बन सकती है। सबसे बड़ी लाइन बन सकती है जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से किसमें जंप करे? ग्राउंड स्टेट में। मतलब ये वाली जो लाइन होगी वो सबसे बड़ी लाइन बनेगी। तो लाइमन सीरीज की जो लास्ट लाइन होगी, लाइमन सीरीज की जो लास्ट लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द इनफाइनाइट टू ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो आपको पता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी?
इसकी फ्रीक्वेंसी पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होगी जब इलेक्ट्रॉन आपका इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। ओके, अब आप इस लाइमन सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। लाइमन सीरीज की जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन कौन सी होगी? मतलब ये पूछते हैं बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कैलकुलेट द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज। तो आप ये डायग्राम आपके दिमाग में रखना है आपको। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइमन सीरीज कब बनेगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सर लाइमन पे। हाँ, वेरी गुड। कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में जंप करेगा, तब आपको सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन बनेगी। ओके, सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइन n इज इक्वल टू 2 से, क्योंकि इसकी लेंथ देखिएगा अगर आपको कम मिलेगी। ओके, तो दिमाग के अंदर ये चीज, ये डायग्राम आप रखिएगा। ओके, अगर इसी केस में अगर आप पूछ लें द हाईएस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज, तब क्या होगा? हाईएस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज क्या होगा? बता सकते हो बच्चा? N2 से N1। हाँ, n2 से n1, वेरी गुड। आप इसमें याद रखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो देखो कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो सबसे कम वेवलेंथ की जो लाइन होगी, ये ब्लू वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी वो है। और ये जो लाइन है n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी सबसे कम है। अमोंग दी लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगा, बट इसका वेवलेंथ, इस लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। क्लियर हुआ बच्चों ये चीज आपको? यस सर। हाँ, तो हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइनमैन सीरीज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ट्रांजिशन आपका 2 से 1 में होना चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइनमैन सीरीज आपको करनी है तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 में होना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह से आपको हाईएस्ट वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो n इज इक्वल टू 2 से 1 में आना है। हाँ, लोवेस्ट वेवलेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से 1 में आना है। तो ये हो गया लाइमन सीरीज के बारे में। लाइमन सीरीज जो होती है उसका जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो किस में मिलता है? वो यूवी रीजन में मिलता है। अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के रेंज में ये मिलता है। बार्मर सीरीज जो होती है, बार्मर सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू n इज इक्वल टू 2 या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जब जंप करता है तो बार्मर सीरीज मिलती है। बार्मर सीरीज किस में होती है? बार्मर सीरीज होती है विजिबल में। किस में होती है बच्चों? ये होती है विजिबल के अंदर। बच्चों रिस्पॉन्स करते रहिए। बार्मर सीरीज जो होती है वो विजिबल में होती है, और इसमें याद रखिएगा इनके, इस सीरीज के कुछ स्पेसिफिक नेम है। जो फर्स्ट लाइन है इसको बोलते हैं एच एल्फा। क्या बोलते हैं? एच एल्फा। सेकेंड लाइन जो है इसको बोलते हैं एच बीटा, और थर्ड जो लाइन है उसको बोलते हैं एच गामा। इसको क्या बोलते हैं? एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा। तो आप बताओ बच्चों कि अगर आपको एच बीटा की एच बीटा कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या होना चाहिए? N4 से N2। हाँ, N4 से N2। देखो हमने देखा है कि इसके अंदर आप एक चेतना एंड पूजा और एक दो बच्चे और भी हैं, केवल वही रिस्पॉन्स करते हैं, बाकी बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं आता है वो अब भगवान जाने। ठीक है ना? तो थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहिएगा, बीच बीच में आप गलत भी बता दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट बताने की कोशिश जरूर करिए आप। एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा, और सिमिलरली पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और ये सब कुछ है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, क्लियर हो गया ये डायग्राम आपको पूरा? इसको कॉपी में बहुत अच्छे इसको कॉपी में बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा। और ये चीज जो मैंने लिखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड द फर्स्ट मेंबर एंड इट्स वेवलेंथ इज
मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो सबसे कम है। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा। लाइमन सीरीज है ये, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। N2 और N1 आपका ये होगा। मैक्सिमम वेवलेंथ ये मिलेगी, मिनिमम ये मिलेगी, वो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं है इसको लिखने में। ये याद रखिएगा, दिस इज द यूवी रीजन। सेकंड, बार्मर सीरीज जो होगी वो विजिबल में आएगी। बाकी आगे की जो जितनी भी सीरीज होगी वो सारी इंफ्रारेड में आएगी। ओके, और ये सब कुछ इसमें चार्ट की फॉर्म में गिवन है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये आपका ट्रांजिशन 1/λ वाला जो फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इन फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये है। अब इसके एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं बच्चों। वैसे चैप्टर आपका ओवर हो चुका है इसके अंदर, ठीक है ना? सर एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं है क्या? क्या बोल रहे हैं बच्चों? सर एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है क्या हमारे कोर्स में? तो ये है ना एमिशन, ये एमिशन स्पेक्ट्रम ही तो है ये हाइड्रोजन का। सर वो अलग अलग है ना थोड़ा। नहीं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपने पास नहीं है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम ही है कि इलेक्ट्रॉन जब है कि एनर्जी लेवल के अंदर जो जंप करता है तो कितने वो करता है। ओके, तो जितना ये मैं बता रहा हूँ उतना ही है, आपको ज़्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो वो अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ सकते हो, बाकी सिलेबस के अंदर या कोर्स में आपका इतना ही है। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट और दीजिए आप। कैलकुलेट द वेव नंबर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एच बीटा। मैंने बताया था एच बीटा का मतलब क्या होता है। एच बीटा लाइन का मतलब क्या होता है? N2 equal to 4 and N1 equal to 2. हाँ, N2 इज इक्वल टू 4 एंड N1 इज इक्वल टू 2। मैंने बताया एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा, ये याद रखिएगा क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा ये बोल देते हैं एच बीटा लाइन का स्पेक्ट्रम बताइए। तो N2 आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और N1 इस आपका 2 हो जाएगा। तो इसके अंदर आप जब वैल्यू को प्लेस कर दोगे, और R की वैल्यू तो आपको 10⁻7 है। इसको आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 1.097 है ना, इसको 1 ही कंसिडर कर लीजिए, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1, ये वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो इसके अंदर जब 1 इसको कैलकुलेट करोगे तो वेव नंबर होगा। अगर आपको वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका इन्वर्स आपको कर लेना है, बिकॉज न्यू बार का मतलब होता है वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू दैट फॉर्मूला। ये देखो ये, ठीक है ना। तो वेव नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका सीधा ही इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अगर वेव लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा। इसका इन्वर्स आप करोगे तो आपको 0.4854 इंटू 10⁻⁻6 मिलेगा। और इसमें प्लेस करोगे तो आपको 4854 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता है c/λ। तो c/λ के अंदर 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ आप करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है। अपने फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या किसी एक चीज़ को आप कैलकुलेट करके आप c/λ और इसमें वैल्यू प्लेस करके आप इसमें कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में। फॉर्मूला याद रखना है, यूज ऑफ द फॉर्मूला है सारा। हाँ, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। The first line of Barnard series has a wavelength 6463। तो बताओ ट्रांजिशन क्या हो रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज कब बनेगी? थोड़ा वो दिमाग के अंदर स्पेक्ट्रम याद रखना जो मैंने आपको बताया था। बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन कब बनेगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन का जंप क्या होना चाहिए? N3 से N2. हाँ, N3 से N2। मतलब ये देखो, वापस मैं बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ये फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। तो N3 से N2 में इसका जंप होना चाहिए। तो इसने पूछ लिया, देखो सिंपल सी बात है, को थोड़ा सा मतलब 9th क्लास की मैथ्स है इसके अंदर, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसने बोल दिया द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज हैज द वेवलेंथ दिस, व्हाट विल बी द
वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कब बनती है? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। क्लियर है आपको ये चीज? आपको ये इस ट्रांजिशन के लिए कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले ये वैल्यू को प्लेस करके r को कैलकुलेट कर लेना है और फिर उस r का यूज करना है सेकंड। आप चाहें तो इसका जो है वो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है आपको ये कोई नेसेसरी नहीं कि आप इसका यूज करो कि फर्स्ट लाइन ऑफ बार्नर सीरीज दिस, तो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है आपको r को कैलकुलेट करने में। अब r कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इसमें बार्नर सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n2 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर, और आप इसमें वैल्यू को प्लेस करोगे तो वेवलेंथ इन टर्म ऑफ r और फिर आपने ये आपको मिल गई। तो r कितना मिल जाएगा? r आपका हो जाएगा 36/5 लैम्डा बी। इस लैम्डा बी की वैल्यू आपको गिवन है, देखो 356563। अब फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसको लाइमन सीरीज के लिए कैलकुलेट करना है। तो n इज इक्वल टू 1 एंड 2 आपको वैल्यू को प्लेस करके इसको कर लेना है। बट r की वैल्यू आप प्लेस क्या करोगे? r की वैल्यू आप प्लेस करोगे ये इसमें। ओके, तो फिर आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, आप इनको देखिएगा। ये ट्रांजिशन वाली बात मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इस तरह से होता है। तो 2-3 क्वेश्चन आप ये देख लीजिएगा और मैं आपको इसका होमवर्क के लिए कुछ